नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी नाटकों को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज मैं द्युतिका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगे सभी नाटकों के भूमिकाओं पर एक नज़र। तो चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी से फटाफट कि क्या है। तो देखते हैं हम लोग पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के बारे में। अंधेर नगरी। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्र को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनके द्वारा रचित मौलिक नाटक हैं। उनके नाटकों के बारे में देख लेते हैं तो आप लोगों को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी, विषस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1876 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है 1881 ईस्वी, ये भारत दुर्दशा भी लगा हुआ है। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, सती प्रताप अपूर्ण आदि। तो ये सब जो नाटक हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी अत्यंत संक्षिप्त कलेवर का हास्य व्यंग से परिपूर्ण एक प्रहसन है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। ये कटाक्ष समय के साथ पुराने नहीं पड़े, बल्कि आज की परिस्थितियों में भी अनुकूल और सटीक है। यह एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन फिर भी इसके मूल स्वर में मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि शासन की अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण ही नहीं बनता, बल्कि उसके नाश का आधार भी बन जाता है। लेखक ने इस नाटक के आधार पर जन चेतना जगानी चाहिए है। अंधेर नगरी प्रहसन भारतेंदु ने बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन के लिए 1881 में लिखा था, जो काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ। यह भी कहा जाता है कि बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने या राह पर लाने के लिए भारतेंदु ने यह नाटक लिखा था। पूछा जा सकता है कि भारतेंदु ने यह नाटक कब लिखा, कैसे लिखा, किस लिए लिखा। अंधेर नगरी को भारतेंदु का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रहसन कहा गया है।
जिसका मूल प्रतिपाद्य लोभ और भोग से संबद्ध है, पर जिसके पीछे अंग्रेजी राज और सामंती विचारधारा के प्रतिवाद की दृष्टि काम कर रही है। अंधेर नगरी अंग्रेज राज का ही दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतेंदु जी का ही जो दूसरा नाटक है, क्या, भारत दुर्दशा। भारतेंदु जी का जो भारत दुर्दशा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक की रचना सन 1876 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई। आप लोग समय का ध्यान रखिए, समय को पूछा जाता है तो इस समय को जो है याद कर लीजिए, या फिर अलग से कापी में समय को ही लिख लीजिए। भारतेंदु ने इसे नाट्य रासक के नाम से पुकारा है। भारतेंदु का यह नाटक अपनी युगित समस्याओं को उजागर करता है, उसका समाधान करता है। भारत दुर्दशा में कवि ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुक्त भारत का वर्णन किया है। नाटककार के लिए भारत की परतंत्रता से ज़्यादा भारतीय समाज की पतनोन्मुखता सोचनीय है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़ा कारण मदिरा, लोभ, अशिक्षा को माना। उसकी पहचान कर भारतेंदु ने उसका साथ छोड़ने का आग्रह किया। भारत दुर्दशा भारतेंदु युग का दस्तावेज है। इसमें वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह नाटक भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में सफल रही है। नवजागरण के दौर में भारत दुर्दशा एक मसाल की भूमिका निभाई। तो नवजागरण के दौर में जो है भारत दुर्दशा ने जो है एक मसाल की भूमिका निभाई, जिसमें भारतीयों की लक्ष्यहीन पतनमुखी सोच को नई दिशा प्रदान की। तो ये तो हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो नाटक हैं, अंधेर नगरी और क्या, भारत दुर्दशा। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के बारे में। चंद्रगुप्त कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि के रूप में वे छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। जयशंकर प्रसाद ने अपनी काव्य रचना ब्रजभाषा की परंपरागत शैली से शुरू की, परंतु इस यात्रा का अंत खड़ी बोली की आधुनिक कविता में छायावाद के प्रवर्तक के रूप में हुआ। हिंदी नाट्य साहित्य में प्रसाद जी का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रसाद से पूर्व भारतेंदु युग में राष्ट्रीय, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाटकों का प्रचलन था, जिनके शिल्प में प्राचीन संस्कृत नाटकों की छाया ही प्रमुख थी। उन्होंने न केवल युगीन धरातल पर उसके वर्ण विषय को ही बदला, वरन नाट्य शिल्प में भी अपनी समन्वयवादी दृष्टि से प्रभुत्व परिवर्तन कर एक नए युग को जन्म दिया, जिसे प्रसाद युग कहा जाता है। देखिए जयशंकर प्रसाद ने इतना अच्छा नाटक लिखा, इतना अच्छा नाटक लिखे कि इनको जो है इनके नाम से ही एक प्रसाद युग बना दिया गया। वैसे तो हिंदी नाटक के जन्मदाता भारतेंदु थे, लेकिन हिंदी नाटक को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय प्रसाद को जाता है। प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में जिन नाटकों की रचना की, जिन्हें विषय वस्तु की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका काव्य भी लगा हुआ है।
काव्य भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नाटकों को 3 भागों में बांट दिया गया है। ऐतिहासिक नाटक। राजश्री 1915 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, कल्याणी 1912 ईस्वी, करुणालय 1912 ईस्वी, अज्ञातशत्रु 1912 ईस्वी। तो ये तो हो गया ऐतिहासिक नाटक। अब है अर्ध ऐतिहासिक नाटक। जन्मजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, सज्जन 1910 से 11, ध्रुव स्वामिनी जो हमारा सिलेबस में है और 1933 ईस्वी। यह हो गया अर्ध ऐतिहासिक। अब है काल्पनिक नाटक। एक घूंट, ये एकांकी भी है, 1929 और 30। कामना 1923 से 24 ईस्वी। अब है सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित चंद्रगुप्त नाट्य रचना प्रसाद की उत्तम रचनाओं में से एक है। यह नाटक 4 अंकों में विभाजित और इतिहास की 3 घटनाएं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय और सिल्यूकस का पराभव, इस तर्क के आधार पर विभाजित है। यह नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा नाट्य रूप में कहता है। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी भी कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी कहता है। यह नाटक राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कहानी भी कहता है। यह नाटक ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर या अलेक्जेंडर या अलक्षेंद्र के लालच, कूटनीति की कहानी भी कहता है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कहानी भी कहता है। यह नाटक त्याग और त्याग से सिद्ध। तो देखिए, इसमें 4 अंक, 44 दृश्य और 13 गीत हैं चंद्रगुप्त नाटक में। तो यहाँ पर क्या है, यह नाटक जो है त्याग और त्याग से सिद्ध हुए राष्ट्रीय एकता की कहानी भी कहता है। यह नाटक प्रारंभ में कल्याणी परिणय के नाम से लिखा गया था। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नाटक है जो उसका एक और नाम है, फिर किस नाम से लिखा गया था। तो कल्याणी परिणय से के नाम से लिखा गया था। अब देखते हैं अगला नाटक है स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। सन 1928 ईस्वी में रचित यह नाटक गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। जब प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना की तब देश पर अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी की लड़ाई जारी थी। देशभक्ति की भावना के प्रसार द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष में शामिल किया जा सकता था। यह तभी संभव था जब लोग धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र की मतभेदों से ऊपर उठकर और एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करती। उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना की। स्कंदगुप्त नाटक निर्मित करते हुए प्रसाद ने इतिहास और कल्पना के समन्वय में भी अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। नाटक में अंतर्वस्तु कहीं दर्शन और संस्कृति की अंतः प्रेरणा के दिग्दर्शन के रूप में संयोजित है। तो ये हो गया स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी के जो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में 3 नाटक लगे हुए हैं और अंतिम है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में हुआ था तथा यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना है।
ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का रंगमंची विधान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है। रंगमंची विधान की शर्तों का पालन करने के कारण ही इसका कई बार मंचन संभव हो सका है। देखिए, अधिकतर तो है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक जो काल्पनिक होते हैं और बहुत सारे पात्र होते हैं, नदी, नाले, पहाड़, इसीलिए इनके नाटकों को जो मंचन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसको मंचन किया जा सकता है। इस नाटक में कुल 3 ही अंक हैं और दृश्य संख्या भी हर नाटक में सीमित है। यह नाटक अपने विधान में ऐतिहासिक है। तो याद रखिए कि कौन से नाटक में कितने अंक हैं। इसमें कथानक का केंद्र बिंदु गुप्त काल का साम्राज्य है। चंद्रगुप्त, रामगुप्त व ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक पात्रों के साथ ही जयशंकर प्रसाद ने कुछ काल्पनिक पात्रों को भी सृष्टि की है। देश काल परिवेश की शर्तों पर यह नाटक सफल रहा है, क्योंकि इसने संपूर्ण इतिहास के एक प्रमुख अंश को अपनी क्रूरता व वैभव के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। अब है धर्मवीर भारती। देखते हैं। अंधा युग। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में प्रयाग, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके व्यक्तित्व और उनकी प्रारंभिक रचनाओं पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उच्छलन और मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का काफी प्रभाव है। इन्होंने निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके पश्चात धर्मयुग पत्रिका में प्रधान संपादक के पद पर नियुक्त रहे। इनका प्रथम काव्य संग्रह ठंडा लोहा और प्रथम उपन्यास गुनाहों का देवता अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनके द्वारा लिखा हुआ प्रथम काव्य नाटक अंधा युग संपूर्ण भारतीय साहित्य में अपने ढंग की अलग रचना है। इनकी कविताओं की अलग और महत्वपूर्ण पहचान के कारण ही अज्ञे ने उन्हें अपने द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में संकलित किया। और अंधा युग नाटक को काव्य नाटक कहा जाता है। अंधा युग 1954 ईस्वी काव्य नाटक की उपलब्धि को निर्विवाद रेखांकित करने वाली रचना है। इस रचना ने हिंदी साहित्य में पहली बार कविता और नाटक, साहित्य और रंगमंच तथा अतीत और वर्तमान का गहरा अभिन्न संबंध पूरी तीव्रता एवं सच्चाई से स्थापित किया। अंधा युग का कथानक प्रख्यात है, जिसमें महाभारत के शैल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, शांति पर्व, आश्रमवासिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व आदि दीर्घ प्रसंगों में बिखरे इतिवृत्त को चयन कर सुसंबद्ध एवं सुनियोजित रूप में प्रस्तुत किया है। प्रख्यात कथा के साथ साथ कतिपय उत्पाद्य प्रसंगों एवं पात्रों को समाविष्ट किया है, जो नवोत भावनाओं का प्रमाण है। अंधा युग युद्धों की विभीषिकाओं तथा उनके परवर्ती दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह युद्धों को जन्म देने वाले कारणों से अवगत करवाने वाली एवं आधुनिकता बोध को गहरी संवेदना के स्तर पर अभिव्यक्ति देने वाली नाट्य कृति है। अब है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म सन 1903 ईस्वी में आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों एवं एकांकीकारों में उनका विशेष स्थान है। लक्ष्मी नारायण जी पर पाश्चात्य नाटककार इब्सन, बर्नर्ड शॉ, मेटरलिंक आदि का खासा प्रभाव था।
देखो, तो पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण पर किस पाश्चात्य विचारक का जो है नाटककार का प्रभाव था। तो इब्सन, बर्नार्ड शॉ और मेटरलिंक। लेकिन फिर भी उनकी एकांकियों में भारत की आत्मा बसती थी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के समूचे नाट्य साहित्य में भारतीय संस्कृति के आदर्शों और मान्यताओं का प्रभाव है। मिश्र जी ने इब्सन के दो प्रसिद्ध नाटक पिलर ऑफ द सोसाइटी और डॉल्स हाउस का अनुवाद क्रमशः समाज के स्तंभ और गुड़िया का घर नाम से किया। इनके प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं अशोक 1926, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग और सिंदूर की होली 1931, आधी रात 1936, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की विदा 1946, वत्सराज और दशाश्वमेध 1950, वितस्तता की लहरें 1953, चक्रव्यूह 1955, मिस्टर अभिमन्यु आदि। तो याद रखिए, नाटकों का क्रम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिलेबस में ये नाटक जो है लगा हुआ है। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसमें उन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। वैधव्य भारतीय समाज के लिए एक कलंक है और इसे मिटाने का प्रयास राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने किया तथा विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन करके भारतीय नारी की दयनीय दशा को सुधारना चाहा। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की गई है। अब अगला है मोहन राकेश जी के नाटक आधे अधूरे। प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इन्होंने सन 1962-63 ईस्वी में मासिक पत्रिका सारिका के संपादन का कार्यभार संभाला। मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है और साहित्य जगत में अधिकांश लोग उन्हें उस दौर का महानायक कहते हैं। मोहन राकेश के 3 नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने थिएटर की दुनिया में एक उत्साह पैदा कर दिया था। उनके नाटक उस समय के निर्देशकों की पहली पसंद थी। सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित आधे अधूरे मोहन राकेश का तीसरा महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कहा जा सकता है। इस नाटक का फलक न तो बहुत विस्तृत है और न ही विशाल, किंतु इस नाटक की समस्याएं आधुनिक सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। इस नाटक की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें यह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। इसके पात्रों की मनः स्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय हैं। यह नाटक एक स्त्री पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। इसमें महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती है, लेकिन विवाह होने पर महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने के बाद उससे वितृष्णा होने लगती है, क्योंकि जीवन से सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक ओर घर को चलाने का बोझ तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तीखी कचोट है। इतना ही नहीं, वह अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत त्रस्त हुई है। सावित्री बची खुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, परंतु उसकी आकांक्षा पूरी नहीं होती है।
इसीलिए नाटक का नाम जो है क्या हो गया, आधे अधूरे। अगला है आषाढ़ का एक दिन, उन्हीं का है, जिसमें 3 अंक 3 दृश्य हैं। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है, जिसका अर्थ है वर्षा ऋतु का एक दिन। सन 1959 ईस्वी में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। इसका परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत नाटक में कालिदास प्रति तपस्वी महात्मा नहीं हैं, बल्कि दुर्बल और सामान्य व्यक्ति हैं जो दायित्वहीन, स्वार्थी, आत्मसीमित, पलायनवादी कवि के रूप में सामने आता है। मोहन राकेश ने विश्व विख्यात कवि कालिदास को कल्पना और मिथ की सहायता से चित्रित किया है। अब है हबीब तनवीर जी का आगरा बाजार। हबीब तनवीर का जन्म 1932 ईस्वी को रायपुर में हुआ था। उनके बचपन का नाम हबीब अहमद खान था। 50 वर्षों की लंबी रंग यात्रा में हबीब जी ने 100 से अधिक नाटकों का मंचन व सर्जन किया। उनका कला जीवन बहुआयामी था। वे जितने अच्छे अभिनेता, निर्देशक व नाट्य लेखक थे, उतने ही श्रेष्ठ गीतकार, कवि, गायक व संगीतकार भी थे। उनकी नाट्य प्रस्तुतियों में लोकगीतों, लोकधुनों, लोक संगीत व नृत्य का सुंदर प्रयोग सर्वत्र मिलता है। नई दिल्ली में हबीब तनवीर ने नाट्य संस्था नया थिएटर की स्थापना की। ये राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए। प्रसिद्ध संगीतकार और अभिनेत्री नगीन तनवीर उन्हीं की बेटी हैं। इनकी प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, मिर्जा की शोहरत, हिरमा की अमर कहानी, बहादुर कलारीन, देख रहे हैं नैन, मुद्रा राक्षस, सड़क आदि। सन 1954 ईस्वी में हबीब ने जामिया मिलिया के कुछ अध्यापकों एवं छात्रों के साथ व ओखला गांव के कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर नजीर अकराबादी की कविताओं पर एक छोटा सा रूपक तैयार किया। यह रूपक लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे भरपूर नाटक की शक्ल लेता गया। यह नाटक था आगरा बाजार। 18वीं सदी के एक बिल्कुल ही अलग उर्दू शायर हैं नज़ीर। उनके समकालीन समाज की शायरी और शायराना अंदाज एक खास किस्म की नफासत और नजाकत की मांग कर रहा था, जबकि उन्हें शायरी में नफासत और नजाकत उस रूप में मंजूर नहीं थी जो तत्कालीन समाज की आन बान और शान की कटौती थी। नज़ीर सहजता, सरलता और स्पष्टता के शायर थे। उन्होंने साहित्य की स्थापित मान्यताओं को खारिज किया। उनकी नज़र में हाशिए पर पड़ी यह जिंदगी ही उनके वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई थी। नतीजन उनके समय के अदीबों ने उनकी शायरी को कोई अहमियत नहीं दी और महज तुकबंदी कहकर टाल दिया। लेकिन इससे अलग उनकी शायरी उतनी ही तेज से आम लोगों के बीच अपनी जगह तलाश चुकी थी। हबीब ने नज़ीर के जीवन की इसी सच्चाई के आधार पर आगरा बाजार की रचना की। ये जो हबीब नज़ीर कौन हैं? उर्दू के शायर।
अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक बकरी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा। ये आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान के उप संपादक तथा पराग के संपादक भी रहे। चर्चे और चरखे स्तंभ से दिनमान पत्रिका में छपे आपके लेख विशेष लोकप्रिय रहे। इन्होंने प्रख्यात उर्दू शायर ताराशंकर नसाद के साथ परिमल साहित्यिक संस्था की स्थापना की। इनकी प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं बकरी, कल फिर भात आएगा, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती, हवालात, होरी धूम, मचियोरी, पीली पत्तियाँ, लाख की नाक, भाव भाव, खों खों आदि। सन 1974 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक प्रकाशित हुआ, जिसने लोक नाट्य परंपरा को एक सशक्त आधार प्रदान किया। दिल्ली का जन नाट्य मंचन इसे कई महीनों तक राजधानी के विभिन्न भागों में खेलता रहा। इस नाटक को फारसी रंग शैली और हिंदी प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नाटक नौटंकी शैली के मिले जुले रूप में व्यक्त किया गया है। ग्रामवासियों की दैनिक स्थिति और उनकी मजबूरी का राजनेता किस प्रकार खुला दुरुपयोग कर रहे हैं, नाटक की केंद्रीय व्यंजना है। लेखक ने इस नाटक में सत्ता के शोषण और जनता के शोषित स्वरूप को ही व्यंग्यात्मक, मनोरंजक और चुटीली भाषा में व्यक्त किया है, जिसमें सत्ता व्यवस्था और उसके पहरेदारों पर साहसपूर्ण कटाक्ष भी किया गया है। तो ये हो गया सर्वेश्वर दयाल जी का नाटक। अब देखते हैं अगला नाटक शंकर शेष जी का एक और द्रोणाचार्य। डॉक्टर शंकर शेष का जन्म मध्य प्रदेश के बिलासपुर में सन 1933 ईस्वी को हुआ था। साठोत्तरी पीढ़ी के प्रयोगधर्मी नाटक के रूप में डॉक्टर शंकर शेष की काफ़ी ख्याति रही। डॉक्टर शेष सन 1956 ईस्वी से ही रंगमंच से संबद्ध हुए और जीवन पर्यंत संबद्ध रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के प्रमुख हिंदी अधिकारी के पद पर नियुक्त रहते हुए नाट्य लेखन एवं अन्य सृजनात्मक कार्य करते रहे। शेष जी के रचनाकार व्यक्तित्व के कई रूप हैं। वे कवि भी रहे, कहानीकार, उपन्यासकार, अनुसंधानकर्ता, अनुवादक और सर्वोपरि एक उत्कृष्ट नाटककार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। डॉक्टर शंकर शेष के द्वारा चित्रित नाटक इस प्रकार है। नाट्य साहित्य मूर्तिकार 1955 ईस्वी, रत्नकरभा 1956 ईस्वी, नई सभ्यता नए नमूने 1956 ईस्वी, बेटों वाला बाप 1958 ईस्वी, अप्राप्य तिल का ताड़ 1958 ईस्वी, बिंद बाती के दीप 1968 ईस्वी, बाढ़ का पानी 1968 ईस्वी, बंधन अपने अपने 1969 ईस्वी, खजुराहो का शिल्पी 1975 ईस्वी, फंदी 1971 ईस्वी, एक और द्रोणाचार्य 1971 ईस्वी, कालजयी 1973 ईस्वी, घरौंदा 1974 ईस्वी, अरे मायावी सरोवर 1974 ईस्वी, रक्तबीज 1976 ईस्वी, राक्षस 1977 ईस्वी, पोस्टर 1977 ईस्वी, चेहरे 1978 ईस्वी, कोमल गांधार 1979 ईस्वी, आधी रात के बाद 1981 ईस्वी। एकांकी नाटक है विवाह मंडप 1957 ईस्वी, हिंदी का भूत 1958 ईस्वी, त्रिभुज का चौथा कोण 1971 ईस्वी, एक प्याला काफ़ी 1979 ईस्वी, जाए बहार 1981 ईस्वी, पुलिया आदि।
डॉक्टर शंकर शेष के नाटकों की भाषा सहज, सरल एवं संप्रेषणीय है। शेष जी ने अभिनेता की दृष्टि से ही नाटकों का सृजन किया है। शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य नाटक के राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित करना नाटककार का मुख्य लक्ष्य है। अब है उपेंद्र नाथ अस्कर। अंजो दीदी। उपेंद्र नाथ अस्कर का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर नामक प्रांत में सन 1910 ईस्वी को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जीविकोपार्जन हेतु उन्होंने साप्ताहिक पत्र भूचाल का संपादन किया। इन्होंने उपेंद्र नाथ अस्कर ने। अस्कर जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में शुरू किया गया था। अस्कर जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख, संस्मरण, आलोचना, नाटक, एकांकी, कविता आदि के क्षेत्रों में कार्य किया है। अस्कर जी की प्रसिद्ध नाट्य रचनाएं हैं जय पराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1939, छठा बेटा 1940, कैद और उड़ान 1950, पैतरे 1953, अलग अलग रास्ते 1954, आदर्श और यथार्थ 1954, अंजो दीदी 1955, भंवर 1961, अंधी गली 1963, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972 आदि। परिवार में कठोर अनुशासन, अत्यधिक नियंत्रण, समय की पाबंदी, सभ्यता और शिष्टाचार के अर्थात व्यवस्था अव्यवस्था के परस्पर विरोधी विचारों से उत्पन्न पारिवारिक जीवन की विषमता की समस्या के संदर्भ में सन 1955 ईस्वी में लिखा गया उपेंद्र नाथ अस्कर का अंजो दीदी नाटक एक ऐसा समस्या प्रधान नाटक है जिसमें एक पुरुष और एक नारी पात्र की प्रधानता है। भाई बहन श्रीपत और अंजलि, जिसका नाम है अंजो, इस नाटक के प्रधान पात्र हैं। इस नाटक में 2 अंक है। परिवार को अपनी इच्छा, अपने विचार और अपनी हुकूमत से चलाकर परिवार के अन्य सदस्यों पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादने की सनकी प्रवृत्ति परिवार के मुखिया में होती है, जो परंपरा से चली आई है। परिवार चलाने वाला परिवार का मुखिया पुरुष हो अथवा स्त्री यदि कठोर अनुशासनवादी, अत्यधिक नियंत्रणवादी, अहमवादी और सनकी प्रवृत्ति का हो तो वह परिवार कभी सुख चैन की सांस नहीं लेता। वह कभी स्वच्छंद वातावरण में नहीं जीता और कभी सुख व आनंद से नहीं रहता है। अब है मन्नू भंडारी जी का नाटक महाभोज। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में स्थित भानपुरा नामक छोटे से गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी का पूरा नाम महेंद्र कुमारी है। घर में सबसे छोटे होने के कारण सब उन्हें प्यार से मन्नू पुकारते थे। राजेंद्र यादव से विवाह होने के पश्चात भी वे मन्नू भंडारी ही रही। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के विकास में मन्नू भंडारी का विशेष योगदान है। उन्होंने कहानी, उपन्यास एवं नाटक, बाल साहित्य आदि विविध साहित्य रूपों की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। उनकी विशेष ख्याति कथाकार के रूप में है। मन्नू जी ने मुख्य रूप से 5 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास, 2 नाटक और 3 बाल रचनाएं लिखी है। मन्नू जी ने 2 नाटकों का सृजन किया है। बिना दीवारों का घर 1966 ईस्वी, महाभोज ये जो नाट्य रूपांतर 1983 ईस्वी। महाभोज मन्नू जी का स्वतंत्र उपन्यास है।
जो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसे मनोज जी ने 1983 ईस्वी में नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। यह उपन्यास आज के राजनीतिक सामाजिक जीवन में आई हुई मूल्यहीनता, तिकड़मबाजी, शैतानियत और संडांध का यथार्थ चित्रण करने वाला पहला साहसपूर्ण नाटक है। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। आज राजनीति को सपनों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र को अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते बिगड़ते हैं। उनका महत्व इसमें निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है, और लड़ाई की इस बिसात ने समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चंगुल में कस लिया है। लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के हवाले कर देता है? वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करता। इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी। तो यहाँ पर जो है हमारा संपूर्ण नाटकों की जो है भूमिकाओं की समीक्षा जो है समाप्त होती है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।